नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर रुपेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसरो के द्वारा एक नए स्पेस पोर्ट को बनाया जा रहा है। स्पेस पोर्ट यानी एक सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, जहां से भारत अपने जो एसएसएलवी रॉकेट है उसकी लॉन्चिंग करेगा। यानी एसएसएलवी का उपयोग किया जाएगा, वहां से सैटेलाइट छोड़े जाएंगे। अब बात ये आती है कि सर, हमारे पास में एक बहुत ही फेमस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है जिसका नाम है एसडीएससी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो फिर इस नए लॉन्च पैड की आवश्यकता क्या पड़ी है? तो इस सेशन में आज हम यही समझेंगे कि भारत के पास में टोटल स्पेस पोर्ट कितने हैं। जैसा कि सुर्खियों में न्यूज में आप देख रहे होंगे, सेकंड स्पेस पोर्ट बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है। और दूसरी बात, एसडीएससी यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि बहुत ज्यादा विश्वसनीय है, फेमस है, वहां से भारत ने बहुत बड़े अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, उसके होने के बावजूद हम कुलशेखरपट्टिनम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसको क्यों ओपन कर रहे हैं और उसमें कहां तक प्रोग्रेस हो चुकी है। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आज आपको डिटेल में देंगे। तो समझिए खबर क्या है, पूरी समझिए। देखिए, अभी 27 अगस्त को जो बी नारायण साहब हैं, इसरो के चीफ जो हैं, उन्होंने ये घोषणा की कि कुलशेखरपट्टिनम लॉन्च कॉम्प्लेक्स टू हैंडल 2025 सैटेलाइट लॉन्चेज एनुअली। यानी कुलशेखरपट्टिनम जो कि तमिलनाडु में है, ये कह रहे हैं कि ये लॉन्च कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ से 20 से 25 प्रति वर्ष सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, सैटेलाइट मिशन लॉन्च किए जाएंगे। 20 से 25 सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अब देखिए, हमने हमारे इस सेशन में ये लिखा भी है कि इसरो की रफ्तार होगी 5 गुना। तो 5 गुना का मतलब ये हो गया, यहीं से आप समझ लें कि इसरो अभी जब पीएसएलवी जीएसएलवी का उपयोग करता है, एसडीएससी यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर से जब इसरो यूज करता है, तो एक साल में टोटल स्पेस मिशन जो होते हैं हमारे सैटेलाइट मिशन, 3 से 4 इसरो पूरे कर पाता है। यानी पीएसएलवी और जीएसएलवी का एक साल में टोटल हम 4 बार उपयोग कर पाते हैं, उससे सैटेलाइट छोड़ पाते हैं रॉकेट का उपयोग करके। लेकिन जो हमने रॉकेट बनाया है एसएसएलवी, ये कॉमर्शियल जो मार्केट है स्पेस टेक का, उसको हम ग्रिप करना चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं। पूरी दुनिया में इस समय स्पेस टेक्नोलॉजी का बाजार बढ़ता जा रहा है और इसरो इसमें सक्षम है कि ज्यादा से ज्यादा उसको हम कवर कर पाए। तो उसी के लिए हमने एसएसएलवी रॉकेट बनाया है। अब इस एसएसएलवी रॉकेट से हम एक साल में 20 से 25 सैटेलाइट मिशन भेज पाएंगे। 20 से 25 बार हम इस रॉकेट का उपयोग कर पाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, अगर 4 यहाँ पर एवरेज मानते हैं, तो यहाँ ये मान के चलिए कि लगभग 5 से 6 गुना टाइम हमारी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। ये सब कैसे होगा, इसको ध्यान से समझें। इसरो चीफ सेज कुलशेखरपट्टिनम लॉन्च कॉम्प्लेक्स विल बी रेडी बाई 2000, ये 26 की डेट दी है उन्होंने, दिसंबर 2026 तक ये तैयार हो जाएगा। और ये सेकंड स्पेस पोर्ट इसको बताया जा रहा है, इसरो न्यू स्पेस पोर्ट। ठीक है, अब मैं आपको पूरी कहानी आप समझाता हूँ। देखिए समझना, भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। आजादी के बाद 1947 के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई वो पहले व्यक्ति थे जो भारत में अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में कार्य करना जिन्होंने शुरू किया। और 1947 के जस्ट बाद ही कर दिया था। वो विक्रम साराभाई के द्वारा अहमदाबाद में एक लैब बनाई गई थी, पीआरएल, जिसका नाम है फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। और सरकार की तरफ से ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करना चाह रहे थे, क्योंकि सरकारी जो इस समय जो सरकार की स्थिति थी वो फंड प्रोवाइड कराने वाली थी नहीं। तो विक्रम साराभाई एक होनहार व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के काफी करीबी थे। नेहरू जी ने उनको कहा कि अभी आप अपने बेस पर काम कीजिए, अपने आधार पर काम कीजिए, बाद में हम आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट स्टार्ट होता है 1962 में, और 1962 में इसरो, जो आज हम इसरो जिसको जानते हैं, उसकी एक पूर्ववर्ती संस्था बनती है जिसका नाम था इनकोस्पार। इनकोस्पार एक कमेटी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इनकोस्पार का गठन होता है, और इनकोस्पार जब बनती है तो विक्रम साराभाई सबसे पहले काम शुरू करते हैं कि हमें सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च सेंटर बनाना पड़ेगा, यानी वो जगह जहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। रॉकेट तकनीक पे काम करेंगे, सैटेलाइट तकनीक पे काम करेंगे,
लेकिन सबसे पहले वो जगह होनी चाहिए जहां से हम सैटेलाइट को और रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तरीके से पूरे सारे जितने भी पॉइंट होते हैं उन सभी का को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक जगह का चयन किया जिसका नाम था थुम्बा। थुम्बा जो कि केरल में है, और वहां पर भारत का पहला लॉन्च पैड बनाया गया, यानी भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च सेंटर बनाया गया जिसका नाम था टल्स। टल्स यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। ये 1962 में इसकी आधारशिला रख ली गई थी और 1963 में यहाँ से पहला साउंडिंग रॉकेट भी लॉन्च कर दिया गया था। देखिए यहाँ आपको बता दें कि जब ये लॉन्च पैड बनाया गया, ये शुरू किया गया, तो उस समय विक्रम साराभाई के साथ साथ भारत के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो उस समय बहुत युवा अवस्था में थे, एक स्टूडेंट की तरह विक्रम साराभाई से जुड़े थे, और यहीं से कलाम साहब की यात्रा शुरू हुई थी। बाद में उन्होंने जाकर क्या कारनामे किए आप सभी जानते हैं। ये रोमन कैथोलिक चर्च था, उस चर्च को यहाँ इन्होंने जगह, यानी चर्च की जो जगह थी वो विक्रम साराभाई के द्वारा ली गई थी और वहां पर काम शुरू किया गया था। इसमें पूरी साइंस ये लगाई गई कि देखिए जो ग्लोब पर हम बात करते हैं, पृथ्वी को अगर जैसे आप ग्लोब पर देखोगे, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो भूमध्य रेखा के आसपास पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। तो इस जगह पर थुम्बा था, तो ये लगभग भूमध्य रेखा के आसपास था, तो यहाँ इसीलिए इस जगह को सेलेक्ट किया गया था। दूसरा, ये समुद्र के पास भी था, तो यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करना, रॉकेट को लॉन्च करना बड़ा आसान होता है, और थुम्बा इसीलिए विक्रम साराभाई ने सेलेक्ट किया। बाद में यहाँ से काम शुरू हुआ। हमने एक साउंडिंग रॉकेट लिया था जिसका नाम था नाइक अपाचे। नाइक अपाचे हमने अमेरिका से आयात किया था और उसको फिर हमने यहीं से लॉन्च किया, ठीक है। बाद में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्पित कर दिया गया और यहीं पर आज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी बना हुआ है। फिर इस दूसरा लॉन्च पैड जो हमने बनाया उसके लिए 1969 में एक जगह सेलेक्ट की गई आंध्र प्रदेश में, जो कि कहां पर है, तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश में, जिसकी जगह का नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो है, इस जगह को सेलेक्ट किया गया क्योंकि ये जो थुम्बा वाली जो जगह थी, ये अब हमने दूसरे पर्पज से यूज में लेना शुरू कर दिया था। थुम्बा के बाद श्रीहरिकोटा भारत का लॉन्च पैड बना जिसका नाम रखा गया SHAR, श्रीहरिकोटा हाई ऑल्टीट्यूड रेंज, और बाद में इसका नाम बदलकर रख दिया गया SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर आज भी भारत का और पूरी दुनिया का फेमस एक लोकप्रिय सैटेलाइट लॉन्च पैड है, सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। यहाँ पर जो हम बात करें, सतीश धवन साहब के उसमें सम्मान में इसका नामकरण किया गया था, रखा गया SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये अभी यहाँ पर दो लॉन्च पैड यूज करता है। पहला लॉन्च पैड FLP कहते हैं, फिर दूसरा SLP, और तीसरा यहाँ पर अभी बन भी रहा है। और भारत के जो महत्वपूर्ण रॉकेट है PSLV और GSLV, और इसके जो भी वर्जन है, PSLV जैसे कैप कोर एलोन वर्जन है, PSLV स्टैंडर्ड वर्जन है, PSLV XL है, GSLV के वर्जन है मार्क 2, मार्क 3, सभी का यहाँ से उपयोग किया जाता है। भारत ने जितने अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड, जो कुछ भी है, PSLV की जितनी भी उड़ानें हैं, GSLV की जितनी उड़ानें, वो सब अचीवमेंट SDSC यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही किए गए हैं। तो और यहाँ से भारत का अच्छा खासा काम चल रहा है। लेकिन इसी बीच घोषणा कर दी जाती है कि हम एक तीसरा लॉन्च पैड, अगर थुम्बा को शामिल करें तो तीसरा, वैसे तो अभी थुम्बा वर्किंग में नहीं है, वर्किंग में SDSC है, तो उसके बाद दूसरा हो जाता है कौन सा, कुलशेखर पट्टिनम। इसकी घोषणा कर दी जाती है और कहा जाता है कि यहाँ से हम 20 से 25 सैटेलाइट मिशन प्रति वर्ष छोड़ेंगे। अभी हम SDSC से 3 से 4 ही मिशन भेज पाते हैं, जबकि यहाँ से 20 से 25 मिशन भेजेंगे, ये कहा जाता है। अब बात ये आती है कि सर इसकी आवश्यकता क्या है, वो समझिए। देखिए सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आज ये मेंशन भी किया है कि कॉमर्शियल मार्केट जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का, उसमें भारत सरताज बन पाएगा, इसरो सरताज बन पाएगा। पूरी दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर सस्ती और विश्वसनीय तकनीक कोई देश देता है तो वो दो है, चाइना और भारत। चाइना की लेकिन तकनीक जो है जितनी विश्वसनीय नहीं मानी जाती जितनी इसरो की मानी जाती है, और बतौर वो इसलिए क्योंकि भारत का PSLV रॉकेट बहुत शानदार परफॉर्म करता आ रहा है।
अभी तक उसकी लगभग 63 उड़ान हुई हैं, जिनमें से केवल 3 उड़ानें असफल हुई हैं, 60 उड़ानें लगातार सफल रही हैं और लगातार 39 उड़ानें एक साथ सफल होने का भी विश्व रिकॉर्ड उसने बनाया हुआ है। अब बात आती है कि अब इस मिशन को आगे बढ़ाना है, यानी पीएसएलवी की एक साल में 4 उड़ान होती है, इतना कुछ हमने उससे अचीवमेंट कर लिया। अगर इस एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाए यानी मिशन हम भेजने में 20 से 25 मिशन पर ईयर संभव हो जाए, हमारे लिए सक्षम हो जाए हम, तो फिर हम इस जो स्पेस टेक्नोलॉजी का जो मार्केट है उसको और ज्यादा कैप्चर कर पाएंगे। यही सोचकर हमने एक नया स्पेस फोर्ट बनाया है और ये स्पेस फोर्ट विशेषतः बनाया गया एसएसएलवी रॉकेट। एसएसएलवी रॉकेट पीएसएलवी की तुलना में कम वजन का है, छोटा है, और जो छोटे सैटेलाइट या कम वजन के सैटेलाइट हैं वो इसी से भविष्य में लॉन्च किए जाएंगे। अब बात आती है कि इसके लिए जगह का सिलेक्शन कहां पे किया गया, कुलशेखरपट्टिनम जो कि तमिलनाडु में है। उसका भी एक विशेष कारण है, उसकी एक पीछे एक विशेष साइंस है। क्या साइंस है समझना। अभी तक भारत का जो श्रीहरिकोटा है वो यहाँ पर है, श्रीहरिकोटा, और जब इस मिशन को यहाँ से हम किसी भी मान लीजिए रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो रॉकेट को हम ऐसे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पर लॉन्च नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर लैंड एरिया आ जाता है, किसका मेनलैंड एरिया श्रीलंका का आ जाता है रास्ते में, तो हमें इसको ऐसे कर्व में भेजना पड़ता है श्रीलंका को बचाते हुए। और ऐसा करने पर यहाँ पर फ्यूल बहुत ज्यादा खर्च होता है। आपको पता होना चाहिए कि रॉकेट साइंस में या रॉकेट तकनीक में सबसे ज्यादा अहमियत फ्यूल एफिशिएंसी की है, क्योंकि यहाँ फ्यूल बहुत ज्यादा खर्च होता है और वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो फ्यूल को कम से कम बचाना है, उससे दो फायदे होंगे, एक तो कॉस्टिंग कम होगी और दूसरा सैटेलाइट की पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाती है। सैटेलाइट ज्यादा दूरी तक जाने की रॉकेट ज्यादा दूरी तक जाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये संभव नहीं हो पा रहा था। अब पीएसएलवी तो चलो बड़ा रॉकेट है, जीएसएलवी बड़ा रॉकेट है, इसमें ईंधन भी काफी भरा जाता है, तो इसको तो हम यहाँ से भेज दें। लेकिन एसएसएलवी जो कि छोटा रॉकेट है और इसमें ईंधन की मात्रा भी कम होगी, तो उसको अगर हम यहाँ से भेजेंगे तो ये कॉमर्शियल फ्लाइट हमारी संभव नहीं हो पाएगी, या फिर हम कहें कि ज्यादा पेलोड ले जाने में ये सक्षम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए फिर ध्यान दिया गया और फिर यहाँ कुलशेखरपट्टिनम इस जगह पर इस स्पेस पोर्ट को बनाया गया है। ये बिल्कुल ये मान के चलिए साउथ पॉइंट है भारत का एक तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से उड़ान भरी जाएगी, यानी इसमें श्रीलंका बीच में आएगा ही नहीं। और फिर इस तरीके से ये जो आपकी पोलर ऑर्बिट है, जिसको हम SSPOV कहते हैं, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, उसमें ये सीधा चला जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी चीज। यानी आप इस कर्व को बचाना चाहते हैं, इस कर्व को बचाने से यहाँ पर मैन्यूवर होता है, ये रॉकेट इस तरीके से घूम कर जाता है। अब इसको स्ट्रेट लाइन में ऐसे ले जाएंगे ताकि ईंधन की खपत जो है वो कम से कम हो। ठीक है, यहाँ भी आप समझ सकते हैं, ये पूरा ग्राफ से इस तरीके से दिखाया हुआ है। अब यहाँ से ये उड़ान ऐसे भरेगा, ना कि इस तरीके से। ठीक है, इसको कहते हैं हम डॉग लेग मैन्यूवर। डॉग लेग मैन्यूवर, डॉग लेग मैन्यूवर यानी इस कर्व में जाने की जो स्थिति होती है। डॉग लेग मैन्यूवर जो है उसके कारण ये पूरा जो स्पेस मिशन है खर्चीला हो जाता है, और एसएसएलवी जो कि छोटा रॉकेट है उससे ये चीज संभव नहीं हो पाती, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। अब ये जो हमने सेलेक्ट किया है ये क्या आज हुआ है? नहीं, इसको हमने फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने ये इसकी घोषणा कर दी थी, इस पर काम शुरू हो गया था। अब लेकिन इसका जो लॉन्च कॉम्प्लेक्स है वो बनकर तैयार हुआ है, इसकी दूसरी जो जमीन है उस पर कार्य शुरू हुआ है, और उस पर जो इसरो के चीफ हैं बी नारायण साहब, उन्होंने यहाँ पर सारी घोषणाएं की हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब 2233 एकड़ भूमि का ये प्रोजेक्ट है, यानी ये फैला हुआ है 2233 एकड़ में, और कुलशेखरपट्टिनम में काम जोर शोर से चल रहा है। इसमें ये इन्होंने कहा कि जब फरवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने जब भूमि पूजन करके इसको शुरू किया, तो उसी दिन भारत ने RH-200 नामक एक साउंडिंग रॉकेट भी यहाँ से लॉन्च कर दिया था, क्योंकि SSLV तो ऑलरेडी हमारे पास 2022 से बन चुका है। तो SSLV रॉकेट का हमने यूज भी यहाँ पर कर लिया और एक साउंडिंग रॉकेट छोड़ा जिसका नाम था RH-200। 200 यहाँ पर ये दिखाता है कि ये 200वीं उड़ान थी,
दो सेमी उड़ान थी साउंडिंग रॉकेट की। पहला साउंडिंग रॉकेट नायक अपाचे कहां से छोड़ा गया था? थम्बा से, जो किसने छोड़ा? विक्रम साराभाई के निर्देशन में छोड़ा गया था। उसके बाद लगातार कितने साउंडिंग रॉकेट लगातार छोड़े गए, ये वी नारायण साहब ने यहाँ पर गई। यानी इसरो का ये 200वां मिशन था, इसलिए इसका नाम RH-200 रखा गया। अब ये जो है रॉकेट लॉन्च पैड, जो इसका कार्य अभी 27 अगस्त से शुरू हुआ है, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और यहाँ से पूरी तरीके से ये समर्पित होगा किसके लिए? SSLV के लिए। किसके लिए? SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में बार बार स्मॉल शब्द आ रहा है, तो वी नारायण साहब ने यहाँ ये भी क्लियर किया है कि आप ये मत समझना कि भाई ये बहुत ज्यादा छोटे सैटेलाइट लेकर जाएगा। नैनो सैटेलाइट 10 ग्राम 15 ग्राम किलोग्राम, सॉरी 10 किलोग्राम 15 किलोग्राम, ऐसे नहीं, 500 किलोग्राम तक की इसकी क्षमता है। यानी 500 किलोग्राम के सैटेलाइट ये लॉन्च करने की कैपेसिटी रखता है, और वो भी 500 किलोमीटर तक। 500 किलोमीटर मतलब लो अर्थ ऑर्बिट आ जाती है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट आ जाती है, तो वहां तक ये सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता रखता है SSLV। तो ये, लेकिन होगा क्या? होगा ये कि इसकी जो एक तो जिसमें ये टाइम पीरियड जिसमें ये बनकर तैयार होता है ये रॉकेट, मात्र 20 दिन में इस रॉकेट को तैयार कर लिया जाता है। 20 से 30 दिन लास्ट मान के चलिए। तो एक साल में अगर हम इसके अलग अलग वर्जन यूज करेंगे तो एक साल में 20 से 24 फ्लाइट इसकी हम दे सकते हैं। तो दुनिया के जो बाकी के छोटे देश हैं जो अपने सैटेलाइट लॉन्च कराना चाहते हैं, जैसे भारत के पड़ोसी देश हो गए नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, पाकिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान उम्मीद करे लेकिन भारत कभी भी उसके लिए नहीं करेगा। लेकिन बाकी के छोटे देश, दक्षिण एशियाई देश जो हैं, वो अगर चाहते हैं कि हमारा सैटेलाइट भी होना चाहिए तो वो भारत में आकर ये कार्य करवा सकते हैं, क्योंकि भारत कम पैसों में उनके सैटेलाइट लॉन्च करने की स्थिति में होगा, क्योंकि भारत के पास में एक विश्वसनीय SSLV रॉकेट है। PSLV उनके लिए महंगा पड़ सकता है, लेकिन SSLV तुलनात्मक रूप से सस्ता होगा। अगर दोनों रॉकेट की हम बात करें तो PSLV जो है लगभग 44 मीटर हाइट वाला रॉकेट है, 4 स्टेज है इसकी, और इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों प्रकार के फ्यूल भरे जाते हैं। जबकि इसकी हाइट 34 मीटर है और नंबर ऑफ स्टेज 3 है, और सारी स्टेज में सॉलिड फ्यूल भरा जाता है इसमें, ठीक है। इसमें TDM एक अलग से वो रखी है स्टेज, जो कि इसको समय आने पर ट्रिगर करती है। कैपेसिटी कितनी है? 500 किलोग्राम वजन उठा सकता है ये पोलर ऑर्बिट के लिए, जबकि इसकी कैपेसिटी 1750 केजी है, और ये 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसानी से PSLV सैटेलाइट लॉन्च करता है। हालांकि PSLV इतना खतरनाक रॉकेट है कि ये 500 से 600 किलोमीटर के लिए बनाया गया है, लेकिन इसने 20,200 किलोमीटर पर हमारे जो नाविक, हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, उसके सैटेलाइट भी इसी ने लॉन्च किए हैं। और तो छोड़िए, PSLV की सहायता से भारत ने चंद्रयान फर्स्ट भी छोड़ा था, PSLV C11, यानी चंद्रमा पर सैटेलाइट लेके गया था। और PSLV की सहायता से ही भारत ने मंगलयान, जो हमारा सैटेलाइट था, वो भी छोड़ा था, जो कि मंगल ग्रह की ऑर्बिटर मिशन था। अब सोचिए, जो 600 किलोमीटर की रेंज के लिए बनाया गया हो और उसको हमने लाखों किलोमीटर दूर भेज दिया PSLV को, तो ये तकनीक अपने आप में बहुत बेहतरीन है। इसरो के साइंटिस्ट वास्तव में इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और इसी टेक्नोलॉजी ने भारत की विश्वसनीयता को पूरी दुनिया में बढ़ाया। मंगलयान छोड़ने के बाद भारत को 104 सैटेलाइट छोड़ने का भारत ने रिकॉर्ड बनाया था, और उसमें मैक्सिमम सैटेलाइट नासा के थे, यानी अमेरिका के थे। नासा ने इतनी जिम्मेदारी कैसे सौंपी, हम पर विश्वास कैसे किया? क्योंकि PSLV फेल नहीं होता है, PSLV लगातार सफल उड़ाने भर रहा है, और इसी रॉकेट से हमने मंगलयान, चंद्रयान में सफलता प्राप्त की थी। कहने का मतलब, अब जो काम PSLV ने किया है उसको आगे बढ़ाएगा SSLV, और कुलशेखरपट्टिनम में इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। आगे बात समझ में? ये पूरी सुविधाएं आप देख सकते हैं। यहाँ 2233 एकड़ में लगभग 35 फैसिलिटी इसमें इंटीग्रेट की गई हैं। अलग अलग मोबाइल लॉन्च स्ट्रक्चर है, ग्राउंड रेंज चेकआउट सिस्टम है, रॉकेट इंटीग्रेशन यूनिट है, लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं, लॉन्च स्ट्रक्चर, मतलब कहने का मतलब जो भी फैसिलिटी यहाँ पर आवश्यक है वो सभी यहाँ बन रही है, और दिसंबर 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। यानी पहली लॉन्चिंग यहाँ से हो जाएगी दिसंबर 2026 में। साउंडिंग रॉकेट छोटे
एक तरीके की यूनिट होती है, वो अलग चीज है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम में जो यहाँ से लॉन्चिंग होगी वो दिसंबर 2026 में होगी। समझिए बात। टल्स के बाद एसडीएससी के बाद अब हम कहां पर जा रहे हैं, कुलशेखरपट्टिनम। एसडीएससी अपनी जगह पर काम अपना करता रहेगा रेगुलर। चलिए, तो ये थी खबर कुलशेखरपट्टिनम, जो कि भारत का सेकंड स्पेसपोर्ट, रनिंग सेकंड स्पेसपोर्ट, वैसे ये तीसरा है, बनने को तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए सेशन।